हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संडे स्टडी पॉइंट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है यूजीसी नेट जेआरएफ सेट पेपर परीक्षा 1 के लिए है। 6 में हम शोध अभ्यर्थी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, क्योंकि साथियों अभी हमारी परीक्षा जो है बहुत नजदीक आ गई है। यूजीसी की तरफ से मेल आ चुकी है कि आपकी परीक्षा की जो एडमिट कार्ड है वो जल्द ही जारी कर दी जाएगी और तिथि भी घोषित कर दी जाएगी। तो चलिए आज के हमारे पहले प्रश्न में चलते हैं। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि है स्वतः अध्ययन, आमने सामने अध्ययन, ई लर्निंग, मिश्रित अध्ययन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है, कौन सी रहेगी? ई लर्निंग। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाए। वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि जो है ई लर्निंग है, जो कि अधिकांश इंस्टीट्यूटों द्वारा अपने छात्रों को शिक्षा देने के लिए प्रयोग की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? संपादकों को बताए गए बगैर एक ही शोध पत्र को 2 तरीकों में प्रकाशित करना, साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र की अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्वकारियों का योगदान हो, किसी शोध पत्र में अपने तर्कों पर चर्चा किए बिना ही आंकड़ों से रूपरेखा को व्यवस्थित करना, शोध पत्र में किसी भी सहयोगी को उससे कृपा दृष्टि पाने हेतु लेखक के रूप में शामिल करना, भले ही उस सहयोगी ने शोध पत्र में कोई बड़ा योगदान न दिया हो। इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी है अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है? शोध नैतिकता की श्रेणी से पूछा गया है तो सबसे अच्छी हो, जिसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये साहित्य की समीक्षा करना जिसमें संगत क्षेत्र के अन्य व्यक्तियों या प्रासंगिक पूर्वकारियों का योगदान हो, यह अच्छी शोध नैतिकता की श्रेणी से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित प्रतिदर्श प्रणालियों में से कौन सी संभाव्यता पर आधारित नहीं है? सरल यादृच्छिक प्रतिदर्श, सत्रबद्ध प्रतिदर्श, कोटा प्रतिदर्श, समूह प्रतिदर्श। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस समूह प्रतिदर्श हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ आधुनिक भाषा संघ MLA फॉर्मेट के अनुसार लिखा गया है? हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नई दिल्ली प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नई दिल्ली प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। डोनाल्ड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नई दिल्ली प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। ये चारों कथन एक जैसे लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हॉल डोनाल्ड फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स नई दिल्ली प्रेंटिस हॉल ऑफ इंडिया 2005। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। एक कार्यशाला होती है, एक कार्यशाला होती है किसी विषय पर चर्चा के लिए सम्मेलन, किसी विषय पर चर्चा के लिए बैठक, किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में कक्षा जहां अध्यापक और विद्यार्थी किसी विषय पर चर्चा करते हैं। एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिससे किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक कार्यशाला होती है तो किस लिए है? एक छोटे ग्रुप के लिए संक्षिप्त गहन पाठ्यक्रम जिससे किसी विशेष समस्या के समाधान के लिए कौशल या तकनीक के विकास पर बल दिया गया हो, ये कार्यशाला कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। शिक्षक जब वे अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो खाली स्थान महत्वपूर्ण होता है। सहानुभूति, तदनुभूति, उदासीनता, विद्वेष। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इस शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो ये क्या कहलाता है? महत्वपूर्ण क्या होता है? तदनुभूति महत्वपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। किसी कोड में HDMJSP GA गालिब को निरूपित करता है, टाइगर किसके द्वारा निरूपित होता है? इसका राइट आंसर क्या रहेगा? यहाँ क्या रहेगा? एच देखिए क्या आप रहे
ये एक एक घटा रखे इन्होंने। इसमें राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पूछा गया एच बी एम जी एस टी गालिब को निरूपित करता है, यानी कि ये जो है इसको निरूपित करता है। तो टाइगर जो है किसके द्वारा निरूपित होता है, ये यू जे एच प्लस सी हो जाएगा। ये यू माइनस एक क्या होगा, टी 20 आएगा। यू हमारा 21 पे है तो टी 20 पे है, जे 10 पे है तो आई हमारा 9 पे होगा, एच हमारा 8 पे है तो जी हमारा 7 पे होगा, एफ 6 पे है ये हमारा 5 पे होगा, एस हमारा 19 पे है तो ये हमारा 18 पे यानी 18 पर हो जाएगा, यानी कि एक एक माइनस होते चले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। कार्यकारी प्रकल्पना होती है किसी तरह के लिए प्रमाणित प्रकल्पना, परीक्षण अपेक्षित न हो, आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार्य प्रकल्पना, एक वैज्ञानिक सिद्धांत। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, कार्यकारी प्रकल्पना होती है, ये क्या होती है, ये किसी कार्य के लिए आगे और अधिक शोध के लिए अंतिम रूप से स्वीकार्य प्रकल्पना कार्यकारी प्रकल्पना कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत में प्रेस से 32 शिप किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी, देवगौड़ा। भारत में प्रेस 32 शिप 32 शिप किस प्रधानमंत्री के समय अधिरोपित की गई थी, इंदिरा गांधी के समय। भारत में प्रेस सेंसरशिप प्रेस शिप जो है 32 शिप जो है सेंसरशिप कहते हैं इसे, इंदिरा गांधी के समय अधिरोपित की गई थी। चलिए अगला प्रश्न नंबर, नए माध्यम जैसे कि कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनों के माध्यम से संप्रेषण को कहते हैं मनोरंजन, अन्योन्य क्रिया संप्रेषण, विकासात्मक संप्रेषण या कम्युनिटेरियन। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, अन्योन्य क्रिया विशेष संप्रेषण क्या रहेगा, ये ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर, टेलीशॉपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोनों के माध्यम से संप्रेषण को अन्योन्य क्रिया संप्रेषण कहा जाता है। किसी शिक्षक का कक्षा में संप्रेषण किस सिद्धांत पर आश्रित होता है, इंफोटेनमेंट, एजुटेनमेंट, मनोरंजन, ज्ञानोदय। एजुटेनमेंट होगा ये, इससे पहले भी आज का हमारा ये क्वेश्चन दूसरी से तीसरी वीडियो में। चलिए अगला प्रश्न नंबर, संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार है। इस संप्रेषण की प्रक्रिया पूछा गया है, जो सही काल क्रमानुसार होगा कौन सा हो जाएगा। पहले संप्रेषण होना चाहिए, फिर संदेश होना चाहिए, फिर माध्यम होगा, फिर रिसीवर करने वाला और फिर उसका प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहले संप्रेषण हो, फिर संदेश, फिर माध्यम होना चाहिए, फिर रिसीव करने वाला, फिर प्रभाव पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर, भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट 1780 में किसके द्वारा आरंभ किया गया था, डॉक्टर एनी बेसेंट, जेम्स ऑगस्टस हिकी, लॉर्ड क्रिप्सन, ए.ओ. ह्यूम। इसमें राइट आंसर क्या रहेगा, भारत का प्रथम अखबार बंगाल गजट जिसे 1780 में किसके द्वारा आरंभ किया गया था, जेम्स ऑगस्टस हिकी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी बी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यदि एक वृत्त की त्रिज्या 50% तक बढ़ जाती है तो उस वृत्त की परिधि किस सीमा तक बढ़ेगी, 50% बढ़ती है तो आगे कितनी बढ़ जाएगी, ये 50% ही बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। वृत्त की परिधि पूछा गया। अगला प्रश्न चलते हैं, यदि यह कथन कि कुछ व्यक्ति ईमानदार होते हैं असत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा भी कथन सत्य होगा। सभी व्यक्ति ईमानदार होते हैं, कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं होता, कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते हैं, सभी व्यक्ति बेईमान होते हैं। देखिए बेईमान ही पूछा गया है, आज के समय में तो बहुत कम ईमानदार रह रहे हैं। इसमें हमारा बी आंसर रह जाएगा। देखिए 2, 3, 4 हो जाएगा। देखिए कोई भी व्यक्ति ईमानदार नहीं होता है, ठीक है, और कुछ व्यक्ति ईमानदार नहीं होते हैं, सभी व्यक्ति ईमानदार लेकिन बेईमान होते हैं। तीनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न चलते हैं, 1 से 45 तक की उन विषम संख्याओं को जो 3 से विभाजित हो एक आरोही क्रम में रखा गया है। जो राशि क्रम 6 पर आएगी
उसकी संख्या क्या होगी। ये 18, 24, 33, 36, 1 से 45 तक के हमें तो 3 से गुणा होती है, इन 3 से विभाजित होती है। कौन कौन सी है? 3, 9, 15, ये 3 से होने वाले हैं। 6 भी नहीं है, 6 2 से भी होती है, तो केवल 3 3 से हो, 3 से विभाजित हो। विषम संख्याएं भी पूछा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। 3, 15, इसके बाद 21, फिर 27 हो जाएगी, फिर हमारी 30, 33 आ जाएगी, फिर हमारी 36, 45 आएगी जो विषम संख्या है, फिर 45 ही हो जाएगी हमारी। 42 देखिए नहीं हो गया, सम संख्या हुई। अभी पूछा क्या है, दो राशि क्रम 6 पर आएगी, उसकी संख्या क्या है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी कि 33 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, इस पर हो जाएगा ये। इस क्रम में संख्या 6 पर आने वाली संख्या जो हमारी 33 हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। यदि ए, बी, सी तथा डी 4 संख्याओं का माध्य 100 है तथा सी 70 हो, तब शेष संख्याओं का माध्य क्या होगा? 30, 85/2, 170/3 या 110? में सही आंसर होगा देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 110 हो जाएंगे। ये किस प्रकार होगा ये कि ए, बी, सी, डी का 4 संख्या है, इनका माध्य कितना 100 है, तो हमें ए, बी, सी, डी लिख लेना है। माध्य कितना 4 संख्याएं होंगी, आगे बराबर में 100 कीजिएगा। देखिए एक का सी का 70 मान, सी का 70 दे रखे इन्होंने, तो इस पर रखेंगे हम ए बी सी प्लस 70 हो जाएगा डी में। 400 मान है, तो 400 में से हम 70 घटा देंगे, 330 बच जाएगा हमारा। 330 3 संख्याओं का होगा, यानी कि एक संख्या कितना होगा? देखिए डी सी का 70 दे रखे हैं, तो अब ए बी डी का हमें लेना है। ए बी डी का जो है 330 में से बार बार बांटेंगे तो 110 आ जाएगा, प्रत्येक का एक हिस्सा कितना होगा? 10, 110 हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। किसी क्रिकेट खेल प्रतियोगिता में 45 मैच खेले गए, प्रत्येक टीम ने प्रत्येक अन्य टीम के साथ एक बार मैच खेला, तो खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली टीमों की संख्या है 8, 10, 12, 14। 45 मैच खेले गए हैं कंप्लीटली, कितने हो जाएंगे? इसमें 9 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। निम्न श्रृंखला में विलुप्त संख्या कौन सी है? 40, 120, 180, 90, 135, तो कौन सी हो जाएगी इसमें? 40 दूनी 20, देखिए यहाँ पर कितना 40 20 जोड़ते हैं, 20 में देखिए यहाँ 30 जोड़े हैं, और 30 में यहाँ पर कितने जोड़ेंगे भाई? 135 जोड़ दिया इसमें को। 120, 180, तो 180 के बाद कितना आना चाहिए? 60 जोड़े, 60 में हिंदी बनाइए। पहले 40 थी 20, ठीक है, 40 थी 20 का आधा कर दिया है, फिर 60 दूनी 180, 80 का आधा कर दिया, तो 9 दूनी 9 27 आ जाएगा, 270 हो जाएगा हमारा, और 270 का आधा 135 होगा। देखिए साथियों कैसे है, देखिए पहले 40 गुणा का 3 किया है, फिर इसका आधा कर दिया है इन्होंने, 120 का आधा कितना 60 हो गया। अब 60 का 3 से गुणा करेंगे 180 हो जाएगा, और 180 का आधा 90 हो जाएगा। अब 90 को 3 से गुणा करेंगे 270 हो जाएगा, और 270 का आधा करेंगे या 2 से भाग देंगे तो 135 आ जाएगा। यानी कि पहले 3 से भागे, फिर 2 से भागे, फिर 3 से भागे, फिर 2 से भागे, फिर 3 से भागे, फिर 2 से भागे, यानी कि आधा कर लीजिए। चलिए साथियों आज की तो हमारी वीडियो यह समाप्त करते हैं। तो वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि आपका किसी बार का सुझाव है तो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।